हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आप शायद इंतजार भी कर रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक के जो है रिजल्ट एनालिसिस जो हैं आएंगे। और एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो मार्केट आवर्स के बाद आए हैं। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आने के बाद एक चीज़ और जो मैं आपसे विशेष रूप से बताना चाहूँगा वो है आज फेडरल बैंक के भी रिजल्ट आए। फेडरल बैंक के रिजल्ट और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में एक चीज बड़ी कॉमन है जो मैं आपको रिजल्ट एनालिसिस के दौरान बताने की चेष्टा करूंगा। तो वीडियो में आपके जो भी सुझाव है आप कमेंट में डालिएगा और जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा, और कुछ और एनालिसिस भी देखिएगा। अब रिजल्ट सीजन है तो इस महीने में आपको कुछ और रिजल्ट एनालिसिस भी हम करते हुए मिलेंगे। तो लेकिन क्योंकि सारी कंपनीज के तो रिजल्ट एनालिसिस नहीं हो सकते, बट स्पेसिफिकली 10 से 15 एनालिसिस जो है हम कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट सीजन में आपके साथ करें। तो सबसे पहली बात एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले देखिएगा ये 6 महीने की परफॉर्मेंस है, फ्लैट जो है रिटर्न्स है इसके अंदर। और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर, और एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ तो उसके बाद पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी थी वो 30 सितंबर 2023 में बनी थी। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले जो भी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है उसमें एचडीएफसी का इम्पैक्ट नहीं था। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई भी ऐसा चूरण बाजार में दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई इसकी लोन ग्रोथ हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ हो गई, वो सब बेईमानी है। आप केवल और केवल ईपीएस पर ही ध्यान रखिए। रीजन ये है क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं। तो भाई साहब, ना तो 9 मंथ की पोजीशन कंपेरेबल है, ना पिछले ईयर एंड से आप कंपेयर कर सकते क्योंकि वहां पे तो एचडीएफसी लिमिटेड से जो धंधा मिला वो था ही नहीं। और सिमिलरली 31/12/2022 का भी आप केवल एक ही चीज एनालिसिस करिए, केवल और केवल ईपीएस, अगर आप इन एनालिसिस को भी कर रहे हैं, क्योंकि जितना धंधा मिला है उसके बदले में इक्विटी दी गई है तो ईपीएस पर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, बाकी जो एनालिसिस है वो कोई काम के नहीं है। अब यहां देखिए तो पिछले क्वार्टर से ही इसका खाली रिजल्ट एनालिसिस हो सकता है। अब यहां पे धंधे की बात करते हैं। तो धंधे में क्या है भाई, धंधा है उधार देने का। उधार दो, उधार लो, धंधा करो। अब इस धंधे में खाली क्योंकि मैं स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, इसके अलावा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, ब्रोकिंग का बिजनेस है, जो बाकी मिसलेनियस बिजनेसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पिछले क्वार्टर में 30 सितंबर के दौरान जो क्वार्टर था वहां पर जो सेल थी यानी कि जो इंटरेस्ट अर्न था वो तकरीबन 68,000 करोड़ के आसपास था। 67698, मैं मोटा मोटी आपको बोलूं 68,000 करोड़ के आसपास। और इस बार है 70582, हम ये कह सकते हैं 71,000 करोड़ के आसपास। तो दोनों को हमने नियर कर दिया आगे की साइड में। तो अभी यहां पर जो धंधा है, धंधे में इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ी है और इंटरेस्ट इनकम बढ़नी लाजमी भी है, क्योंकि देखिएगा जो पुराने लोन है वो तो चल ही रहे हैं, नए लोन भी आएंगे। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो साइकिल है वो अपवर्ड में है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है और सीधी सी बात ये कि जो नए लोन है उस पर भी ब्याज मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी है। तो कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट की इनकम्स है वो इन्वेस्टमेंट पे भी काफी बढ़ के आई है। तो इन्वेस्टमेंट पे ही तकरीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ के आ गई है। तो इंटरेस्ट की जो इनकम है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर बढ़ के आई है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन बिल्स, जो भी पूरा धंधा है तो उसमें भी तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास का इनका इंटरेस्ट बढ़ के आया है। अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स जो धंधा है वो इंटरेस्ट में कुछ खास था नहीं, और ना इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, तो वहां पर जो है बैलेंस घट के आया। तो आरबीआई के पास पैसा ये रखेंगे नहीं, क्योंकि आज की स्थिति में इनकी खुद की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो खराब हो रखी है, मतलब जितनी ये मेंटेन करते थे उसके हिसाब से। अदर बिजनेसेस यानी कि अदर इनकम में 10,707 करोड़ के सामने 11,137। और मुझे याद है मैंने पिछली बार कहा था कि भाई एचडीएफसी बैंक कितना बड़ा बैंक हो गया, अब तो लाख्स मैंने फिगर देके करोड़ में देने शुरू करो। तो इस बार मेहरबानी है एचडीएफसी बैंक की कि उन्होंने हमारी गुजारिश सुन ली और फिगर्स करोड़ के अंदर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 78,405 करोड़ की सेल के सामने आपका जो टोटल इनकम है वो 81,719 है। तकरीबन 3,300 करोड़ के आसपास की जो टोटल इनकम है उसमें इजाफा है। तो अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो टोटल ग्रोस इनकम 4% भी नहीं बनती। तो 4% के आसपास की आप मान सकते हैं कि 4% के आसपास की टोटल इनकम बढ़ गई। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जितना इंटरेस्ट आपने लिया वो 2500 करोड़ के आसपास आपका जो लोन्स में था वो बढ़कर आया था। और तकरीबन आपने जो पे किया, क्योंकि आपको फंडिंग भी महंगी मिल रही है,
तो वो भी तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जो सरप्राइज है वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में भी है, और 5170 करोड़ की जो एम्प्लॉय की कॉस्ट थी उसके सामने 5351 की जो है करोड़ के अंदर जो फिगर्स है वो आपके एम्प्लॉय के खर्चे बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा तकरीबन 3.5-4% का जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, यानी कि सिमिलरली जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकम का बेस ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस का बेस कम होता है, तो भी ऑपरेटिंग जो टोटल खर्चे हैं वो जो बढ़े हैं वो जितने बढ़े हैं उसके सामने अगर सेल की बात करें तो सेल भी उसी प्रोपोर्शन में लगभग बढ़ी है। हालांकि क्योंकि इनकम का बेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर बढ़त थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन कंपेरेटिवली 22,693 करोड़ की सेल के सामने 22,647 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी सेल बोल दिया मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें तो तकरीबन 4% के आसपास का जो है इजाफा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा था, मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी जो रिजल्ट देखे हैं, अगर हम बात करें फेडरल बैंक के भी, तो अब जो बड़ा सरप्राइज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो इजाफा कर दिया आपने और तकरीबन 1000 करोड़ का इजाफा है। लेकिन जो प्रोविजंस हैं और जो कंटीजेंसी यानी कि जो बैंकिंग असेट्स हैं उन पर जो प्रोविजंस हैं वो 2900 करोड़ से बढ़कर 4216 करोड़ है। और ये चीज़ अब आप गांठ बांध लीजिएगा, इस रिजल्ट की सबसे खास बात है 2903 करोड़ का प्रोविजन था, जो प्रोविजन बढ़कर हो गया 4216 करोड़। और सिमिलरली जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक में भी सिमिलरली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो प्रोविजन है वो बढ़कर आया है। तो पिछले क्वार्टर से यहां पर जो प्रोविजंस बढ़ के आया है तकरीबन 1300 करोड़ के आसपास का, तो ये 1313 करोड़ का है। तो जो 1313 करोड़ का जो प्रोविजन बढ़कर आया है उसने जो 1000 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा था वो सब साफ कर दिया। सिंपल सी बात ये है, तो आपको 300 करोड़ रुपए और घट गए अब आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो 19,790 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो घटकर 19,430 पर हो गए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका घट गया। रीजन ये है कि आपका प्रोविजन 1313 करोड़ घट गया। अब मैं इसकी चर्चा आपके साथ करता हूं। देखिएगा जो 1313 करोड़ के प्रोविजंस बढ़े हैं, सिमिलरली जो फेडरल बैंक है उसमें भी सेम तरीके से प्रोविजंस बढ़ के आए हैं। इसका मतलब है कि जो बैंकिंग के अंदर जो लो प्रोविजन वाली जो साइकिल थी वो लगभग खत्म हो रही है। इन दोनों बैंकों के रिजल्ट देख के तो ऐसा ही लगता है। एक पीएसयू बैंक में भी रिजल्ट आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, लेकिन वो देखिएगा वो इनके साथ कंपेरेबल नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम में पता चल रहा है क्योंकि उनके प्रोविजंस पहले बहुत ज्यादा थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। वो 12-13 टाइम्स जो है परसेंटेज के आसपास उनके एनपीए, ग्रोस एनपीए हो चुके थे एक बार। लेकिन अगर हम वहां पर बात करें, यहाँ पर ये जो बैंक है इन बैंक के अंदर असेट्स क्वालिटी जो है काफी क्लीन रहती है। लेकिन ये इन्होंने अपने प्रोविजंस बना लिए हैं, हालांकि इन्होंने ग्रोस एनपी नेट एनपी मैनेज भी की हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ भी आई हैं। लेकिन ये चीज पता चल गई कि बैंकिंग सिस्टम में एनपीए का प्रेशर दोबारा से आ रहा है, और ये जो एनपीए का सेगमेंट आ रहा है ये रिटेल सेगमेंट में आ रहा है। यानी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उस इन्फ्लेशन से जो फैमिली एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं उसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ी नहीं है, और जो रिटेल लोन्स हैं उनमें डिफॉल्ट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो जिसकी वजह से बैंकों ने अपने प्रोविजंस बढ़ा लिए हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये बैंक एचडीएफसी बैंक में भी 2,903 से बढ़कर 4,216 करोड़ का प्रोविजन बढ़ जाना, इस प्रोविजंस को आप क्या कहेंगे? इस प्रोविजन को कहेंगे कि 30% से ज़्यादा का प्रोविजन बढ़ गया। और इस रिजल्ट की सबसे खराब चीज यही है, टैक्स एक्सपेंसेस में इन्होंने सेविंग कर ली, क्योंकि अगर इसको नहीं करते, क्योंकि टैक्स का ऐसा है कि कुछ चीजें हैं जो एडजस्ट हो जाती हैं, तो इस बार टैक्स सेविंग इनको 800 करोड़ की होगी, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने बढ़ा के दिखा दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ईपीएस में कुछ भी जो है आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ईपीएस जो थी वो 21 रुपये 13 पैसे थी, जो बढ़कर 21 रुपये 58 पैसे हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही मामूली सी बढ़त है। तो इसका मतलब है बाजार के अंदर एक चीज पक्की है कि अब जो बाकी बैंकों के रिजल्ट आएंगे उन पर ध्यान रखिएगा, बाकी बैंकों में भी एनपीए की प्रोविजंस बढ़ेंगे। तो ये पक्की बात है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ नहीं रहा है, और
सबसे खास बात यह कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.4% के आसपास था, वहीं पर उसी के आसपास ही चल रहा है इनका। अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, जो पर्याप्त मात्रा में कैपिटल चाहिए, वो 19.54 से घटकर 18.39 है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कम है, रेशियो बढ़ गया है अभी। लेकिन अगर 1 या 2 क्वार्टर के बाद इनको फिर से कैपिटल रेज करनी पड़ सकती है इस रेशियो को देख के, क्योंकि दो क्वार्टर के बाद ये रेशियो फिर 16 के आसपास हो जाएगी, तो फिर फर्दर कैपिटल इनको रेज करनी पड़ेगी, जो टियर 1 कैपिटल है, यानी कि जो परमानेंट कैपिटल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रोस एनपीए का जो फिगर है वो 31577 है, 31, और वो घटकर 31011 है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो एनपीएस थी वो राइट ऑफ मार दी हैं, इस बार खत्म कर दी हैं। तो जिसकी वजह से आपको ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए की फिगर भी आपको कम मिल रही है, और इसीलिए प्रोविजंस आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो प्रोविजंस है वो भी बढ़कर इनका यहाँ पर आया है। इसके अलावा ग्रोस एनपीए की जो परसेंटेज है वो टोटल लोन बुक के ऊपर 1.26 हो गई है, और नेट एनपीए 0.31 हो गई है। रिटर्न ऑन असेट्स एनुअलाइज नहीं है, 0.49 है, यानी कि तकरीबन 2% है। जो पिछली बार 0.5 थी वो घटकर 0.49 है, तो स्लाइटली लोअर साइड है रिटर्न ऑन असेट्स भी। तो रिजल्ट को क्या कहें, रिजल्ट है भाई सब बिल्कुल म्यूटेड परफॉर्मेंस है, बिल्कुल एक जैसी ग्रोथ नाम की चीज नजारत है एचडीएफसी बैंक के अंदर इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। और जब बैंकों में ग्रोथ नहीं आती है वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब देखते हैं बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इसको। बट पूरे बैंकिंग में मुझे इसके अलावा एक चीज़ और लग रही है कि जो बाकी बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, जिनके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा मूव किए हैं, उनके भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग के प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बैंकिंग के लिए एक इस समय पर एक पोज जो है देखने के लिए मिल रहा है। और जबकि बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है तकरीबन 3-3.5 पॉइंट की रैली कर चुके हैं पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि भाई जो इनकम है सेगमेंट वाइज कहाँ से आई, तो सेगमेंट वाइज देखेंगे तो ट्रेजरी में तो इनकी इनकम कम है, यानी कि आरबीआई के पास या जो इन्वेस्टमेंट है वो पोर्शन कम है। 15,897 थी, वो घटकर 14,664 हो गई। रिटेल में काफ़ी बढ़िया इन्होंने किया है, लेकिन रिटेल में हुआ क्या है कि रिटेल में प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। आप देखिए कि रिटेल के प्रॉफिट देखेंगे, आप देखिएगा सेल बढ़ी 60,000 से 64,000 रिटेल बैंकिंग में, यानी कि तकरीबन जो है 4,000 करोड़ की सेल बढ़ी। तो भाई प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन रिटेल में प्रॉफिट घट गया 5725, जो कि 5938 था। 5,938 से घट के 5,725। रीजन आपको बता रहा हूँ, रीजन बड़ा सिंपल है, ये रिटेल सेगमेंट है जिसके अंदर एनपीआर है, जिसमें जो प्रोविजंस बनाए हैं वो इस सेगमेंट में आए हैं। तो ये देखिएगा आप, रिटेल में रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ के आ रहा है ब्याज, लेकिन भाई साहब पैसा डूबने वाली संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। होलसेल बैंकिंग में म्यूटेड परफॉर्मेंस 9,804 करोड़ की थी, इस बार 9,874 करोड़ की है। और यहाँ पर होलसेल बैंकिंग में बिजनेस भी बढ़ गया है, लेकिन प्रॉफिट उस मायने में नहीं आया। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो बैड लोन्स वाले रिस्क हैं वो दोबारा से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, तो कंसोलिडेटेड मैंने तीनों क्वार्टर ले लिए आपके लिए, और देखिएगा 22 रुपये 65 पैसे की डाइल्यूटेड ईपीएस आई है, जो पिछले बार 22 रुपये 12 पैसे थी, और पिछले साल जो 31/12/2022 में सेम दिसंबर वाला महीना, वहां पर 22 रुपये 68 पैसे थी। तो आप देख सकते हो वो 22 रुपये की लाइन है तीनों ईपीएस में, ये कंसोलिडेटेड बेसिस में। अब आप बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपने आईआईपी के डेटा भी देखे थे। आईआईपी के जो नवंबर के डेटा आए थे वहां पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3% से नीचे हो गई थी। जो यहां पर बैंकों ने प्रोविजंस बनाए वो भी उसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं। और जिस क्वार्टर का रिजल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, जिस क्वार्टर का ये रिजल्ट है, जिस क्वार्टर का रिजल्ट है वो पूरा फेस्टिवल सीजन वाला रिजल्ट था। उसमें गुरु पर्व भी आया, उसके अंदर क्रिसमस भी आया, उसके अंदर ईद भी आई, उसके अंदर दीपावली भी आई, और सारे फेस्टिवल में जो अच्छा पिकअप रहता है वो लोन वाला, उन सब को मद्देनजर रखते हुए आप ये देखिएगा ये जो क्वार्टर है एचडीएफसी बैंक के लिए फीका रहा है। और फीका इसलिए क्योंकि ग्रोथ नाम की चीज नहीं है आफ्टर द मर्जर, तो सेम म्यूटेड परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिली।
और मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट एनालिसिस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम कंसोलिडेटेड में दूसरे सेगमेंट की बात करें जो इंश्योरेंस वाला है, उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है रेवेन्यू वाइज, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसने प्रॉफिटेबिलिटी में डबल प्रॉफिट जनरेट किया इंश्योरेंस बिजनेस में। तो जो कंसोलिडेटेड में भी आप ग्रोथ देख रहे हैं वो बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे आ रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस एनालिसिस में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और देखिएगा कुछ मूलभूत बातें हैं कि भाई बैंकिंग धंधा कैसे करते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज देते हैं, उसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट। और नेट इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो टोटल असेट्स पर भी निकलती है, टोटल इंटरेस्ट के मार्जिन पर भी निकलती है। वो दोनों अगर पैरामीटर्स पे देखें तो इन्होंने मिस कर दिया है इस बार। तो ग्रोथ मिसिंग, देखिएगा ग्रोथ मिसिंग, म्यूटेड परफॉर्मेंस है, जैसा पिछला क्वार्टर था वैसा ही है। ग्रोथ नाम की चीज़ थी नहीं एचडीएफसी बैंक में इस बार। दूसरी बात क्या थी कि भाई साहब असेट्स क्वालिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो प्रोविजंस फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लो प्रोविजंस वाला पीरियड था बैंकिंग पीरियड्स के लिए वो शायद अभी ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर इसके अंदर जब हम फेडरल बैंक के साथ भी कोरिलेट करें तो ये चीज़ आ रही है कि बैंकिंग सिस्टम में जो प्रोविजंस हैं जितने भी बैंकों के रिजल्ट आएंगे उनमें काफ़ी हद तक ये संभावना है कि जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।